अरे, तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो। सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री। 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान। स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन। मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। मिलिए रखेचा फिनसर्व की फाउंडर और शक्ति मेघा रखेचा से, जिनका मानना है कि अक्सर लिमिटेशंस आंखों से नहीं सोच से बनती हैं और इसी सोच की वजह से कई लोग, खासकर जो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर रखा गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। जहां प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, वहीं एक्सेस सबसे कम दिया गया है। लेकिन अब नहीं, रखेचा फिनसर्व के साथ हम सिर्फ पॉलिसीज नहीं देते, हम देते हैं समझ, रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम इंश्योर करते हैं कि आपको मिले सही हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायबल टर्म इंश्योरेंस और पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिना किसी बायस के, क्योंकि हम मानते हैं आपका हक किसी से कम नहीं। तो इंतजार क्यों? आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। Call or WhatsApp 9711154808 to get insured. Rakecha FinServ, financial planning for everyone without barrier. जय दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में बताने जा रहे हैं। ये इवेंट दिल्ली और बेंगलोर में होने वाला है। ये एपीडी द्वारा करवाया जा रहा है। इस इवेंट में क्या खास होने वाला है? क्या ये इवेंट ओपन है सबके लिए? क्या बाकी एनजीओस के लिए भी अपॉर्चुनिटी है वहां स्टॉल लगवाने की? और साथ ही साथ जो एपीडी का बहुत ही फेमस इनिशिएटिव है यस टू एक्सेस, क्या यस टू एक्सेस ने कुछ अचीवमेंट्स हासिल की हैं? क्या सिर्फ पेपर पर यस टू एक्सेस चल रहा है, या इसके कुछ रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं? और एक्सेसिबिलिटी फील्ड में जो गैप परसिस्ट कर रहे हैं, उस पर यस टू एक्सेस का क्या रोल रहा है, और अगर कुछ हो रहा है तो फिर वो लोगों को दिख क्यों नहीं रहा? इन तमाम सवालों पर आज एक बार फिर से हम बात करेंगे। हमने आज तक गैट स्पेशल में ज्यादातर बात की है डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की, लेकिन आज हम बिल्ट एक्सेसिबिलिटी की भी बात करेंगे। क्या जो खुशी ने अपने शोज में पॉइंट उठाए वो रेलिवेंट हैं? अगर हैं तो सोसाइटी को कैसे आगे बढ़ना है, एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? इन तमाम सवालों पर आज का शो हम करेंगे। हमारे साथ इस शो में एपीडी से हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड कोलैबोरेशन एडवोकेट भूमिका मोड जी हैं। उनसे जानेंगे इन पूरे इवेंट्स के बारे में और एक्सेसिबिलिटी पर जो कम्युनिटी में चल रहा है उसको लेके। भूमिका जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे। नमस्ते दानिश जी, थैंक यू वेरी मच। लास्ट टाइम जब हमने पॉडकास्ट किया था तो मुझे याद है मैंने आपसे कहा था कि एपीडी इतनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन पब्लिक अपीयरेंस बहुत कम है। तो आपने बोला उस पर वर्क करेंगे। उस पॉडकास्ट से लेके आज तक अब जहां भी जाओ सिर्फ एपीडी ही दिखता है। तो ज्यादा सीरियस ले लिया फीडबैक ने आपको? जी बिल्कुल, हम बहुत सीरियसली लेते हैं हर फीडबैक को, क्योंकि हम आप जैसे लोगों से ही हम सीख रहे हैं। इसलिए व्हाटएवर वी कैन लर्न वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट। थैंक यू, आपने पॉइंट करा और इसको ऑब्जर्व करा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए, तो अब आते हैं आज के शो पे।
ये बताएं हमें थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे नए लिसनर्स हर बार जुड़ते हैं, थोड़ा सा एपीडी के बारे में बताएं और यस टू एक्सेस के बारे में बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो APD is Association of People with Disability. It was an NGO founded in 1959. And as Hema, young girl aged 17 who had polio from the age of 5, started this organization to bring more equality, independence and dignity for people with disabilities. और 17 साल की उम्र में उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी। बैंगलोर में लिंगराजपुरम में उन्होंने ये शुरू करी। धीरे धीरे लाइवलीहुड से लेकर एजुकेशन, रिहैबिलिटेशन, एडवोकेसी, धीरे धीरे हर चीज में जो किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी की लाइफ में क्या क्या हो सकता है, हर चीज में इंटरवेंशंस प्लान करे। और अब APD is now over 65 years old and has over 500 employees, and till now we have had over 1 million beneficiaries in our lifespan. So हमारे इंटरवेंशंस हैं पूरे कर्नाटका के हर डिस्ट्रिक्ट में, हमारे पार्टनर्स और हमारे ऑफिसेज हैं। अब हम धीरे धीरे महाराष्ट्र, आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना में भी काम करना शुरू किया है। Yes to Access was one of the experiments that APD did, and I think now it is safe to say that it's no longer an experiment. What we have tried to do is address the issue of accessibility from a much more systemic lens, क्योंकि जहाँ NGOs डिसेबिलिटी पे काम करते हैं, 1-to-1 बेनिफिशियरीज के साथ काम करते हैं, सिस्टेमिक चेंज के लिए एक अलग अप्रोच चाहिए। और Yes to Access वो अप्रोच थी जो हमने उस समय शुरू करी टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन डील विद एन इशू as rampant as accessibility। जैसे कि आपने अपने पॉडकास्ट में पहले भी बहुत बार ये इश्यूज रेज करे हैं, हमें भी लगा कि ये this is an issue which needs to be addressed, and Yes to Access was initiated on the exact lines of the Accessible India campaign, and is now reached the space where it has. So as I said, 3 pillars में है ये काम, डिजिटल, बिल्ट और ट्रांसपोर्ट, सेम एज सुगम्य भारत अभियान। एंड बिल्ट एक्सेसिबिलिटी के लिए हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करी जिसका नाम है Yes to Access. It is based on AI, and the intention of it was 2 things. Number 1, to remove any kind of procedural barriers that we have in terms of conducting accessibility audits or accessibility checks. क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, ऑडिट्स होके वो इंफॉर्मेशन ना ही दूसरों के पास आ पाती है और ना ही हर कोई ये चेक कर सकता है। तो ये 2 चीजों का हमें ब्रिज बनाना था, और वो हमने Yes to Access से करा। कोई भी एक्सेसिबिलिटी चेक कर सकता है और वो इंफॉर्मेशन किसी को भी मिल सकती है। It is available publicly on the app. The app is not a paid service. It is free to use and to update data on and to use the data from. So these were things which we wanted to, we were strongly believing in, and we still believe in, which is why we are doing the event that Danishji we will be talking about now. तो 6 और 13 तारीख को दिल्ली और बेंगलोर में सर्कल ऑफ कोलैबोरेशन एग्जीबिशन हो रही है 10 बजे से। तो ये सर्कल ऑफ कोलैबोरेशन एग्जीबिशन ये है क्या और इसका आइडिया कैसे आया? जी, तो जैसे आपने भी बोला, डिसेबिलिटी सेक्टर में और किसी भी सोशल सेक्टर में समाज का कोई भी काम हो वो अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। तो हमें ये बहुत पहले समझ में आ गया कि जो भी काम हमें करना है लोगों के साथ करना है, लोगों के साथ कोलैबोरेट करके करना है, पार्टनरशिप में करना है। तो द Yes to Access ऐप and the kind of reaction and response and support that it has received is only because of collaborations. It is not something that APD can solve alone or the government can solve alone, and definitely not a single NGO or a state. So with that in mind, we wanted to take stock of what is going on, what we have done so far, acknowledge, appreciate, and showcase the different kinds of collaborations that we have built. तो ये जो पूरा इवेंट था, इसका इंटेंशन ये था कि हम ये उन कोलैबोरेटर्स को हम रिकॉग्नाइज कर सकें, उनके काम को हम अप्रिशिएट कर सकें, और आगे और क्या कर सकते हैं उनके आइडियाज पे भी और विमर्श कर सकें। तो इस स्पेसिफिक इवेंट जो 6 जून को होने वाला है दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 10 से 5 एग्जीबिशन फॉर्मेट है इसका, 10 से 5 रहेगा। 13 जून को बैंगलोर में सेम चीज होगी, of course with a more Karnataka focused.
इसमें कंपोनेंट्स हैं कुछ 4-5 बहुत इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग कंपोनेंट्स हैं। ऑफ कोर्स फर्स्ट बीइंग एपीडी और यस टू एक्सेस की टाइमलाइन, कि कहाँ शुरू हुआ, कहाँ कहाँ क्या क्या माइलस्टोन्स थे हमारे, एंड और अब हम कहाँ हैं। फिर हमारा सबसे मेन एरिया जो है वो है वॉल ऑफ कोलैबोरेशंस, व्हिच इज वेयर वी विल बी हाईलाइटिंग एंड शोकेसिंग आवर की कोलैबोरेशंस फ्रॉम आवर जर्नी। फिर हमारा एक लाइव डैशबोर्ड है, मतलब जो जो डेटा हमने अभी तक कलेक्ट करा है ऑन द ऐप थ्रू आवर कोलैबोरेशंस, यू कैन एंगेज विद इट, यू कैन सर्च थिंग्स ऑन इट, यू कैन लुक एट पैरामीटर्स कि अच्छा हमने इस एरिया में क्या क्या डेटा कलेक्ट हुआ है, पूरा विजुअलाइजेशन है, उसका एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है। इसके बाद कुछ स्पेसिफिक एरियाज हमने सिलेक्ट करे हैं, सिटीज एंड स्टेट्स एंड स्पेसिफिक लोकेशन टाइप्स, जिनके ऊपर का डेटा हम शोकेस करेंगे। उसके बाद एक हमारा वे फॉरवर्ड का पूरा डिस्प्ले है कि हम अब इस डेटा के साथ और क्या कर सकते हैं, क्या करने वाले हैं, एंड ऑफ कोर्स इनवाइटिंग पीपल टू वर्क विद अस ऑन दैट। And one of the most interactive things, and I think what I personally find one of the most fun things of the exhibition is there is a section where we will be inviting people to write postcards to themselves. What do they look at 10 years from now, 20 years from now? RPWD Act के 10 साल हुए हैं इस साल, अगले 10 साल में और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम खुद को क्या बोलना चाहेंगे 10 years down the line. So this is more or less what the event layout is going to be like. शुरू 10 बजे 10:30 बजे से हमारा एक इनॉग्रल पैनल है, जहां मनमीत मैम आएंगी इन टू इनॉग्रेट द एग्जीबिशन, फॉलोड बाय ए पैनल डिस्कशन विथ prominent people. Govind Raj sir hain udhar, we have Manmeet ma'am, of course, we have Miss Pooja Anand, who is the president of the Association of Designers of India, so having that perspective is equally important. We have a very very unique and special guest with us also, Mr. Anand Shekhar from WaterAid. So one of the things that we have working with the DPWD is looking at a nationwide accessibility citizen led movement, and we want to learn from the Swachh Bharat mission, which Anand was a very core part of. So he will be also bringing those insights onto our panel discussion. तो उसके बाद of course हमारी पूरी exhibition is open till 5 o'clock. हमारे दिल्ली के speakers का lineup मैंने आपको बता दिया, बैंगलोर का हम जैसे जैसे पास आते जाएंगे वो भी हम हमारे सोशल मीडिया और वेबसाइट्स पे डालते जाएंगे। तो विजिटर्स के लिए मोटा मोटा वो पोस्ट कार्ड लिख सकते हैं, डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और बहुत सारा डेटा और नए पर्सपेक्टिव उनको मिलने वाले हैं। यस टू एक्सेस के क्या माइलस्टोन है अभी तक? Yes to access के from the app side of things, I think the biggest milestone was the Sugamya Yatra Abhiyan, which was undertaken last year from February. हमारी जो MOU signing हुई दिसंबर में 2024 में, उसके बाद जब 25 में फरवरी में सुगम्य यात्रा लॉन्च हुई, पूरे देश में ऑलमोस्ट 1,80,000 लोकेशंस हमारी ऑडिट हो पाई उस ऐप पे। और ये एपीडी ने नहीं करा है, ना ही रेडियो उड़ान ने अकेले करा है, ये पूरे देश के लोगों ने, अराउंड 15,000 पीपल अक्रॉस द कंट्री took the app as part of Sugamya Bharat, as part of the Sugamya Yatra, and rolled it out, did accessibility checks, created awareness across the country. 26 states से हमारे locations check हुए हैं, 1,90,000 spaces audit हुए हैं, वो सारा data available होगा on Circle of Collaborations हमारे live dashboard में। तो आप आके देख सकते हैं कि आपके स्टेट में कहाँ ऑडिट हुए हैं, पूरे इंडिया में, पूरे देश में पार्किंग और एक्सेसिबिलिटी इन पार्किंग की क्या स्थिति है। तो ये सारा डेटा क्योंकि हमने क्राउड सोर्स किया है, हम इसको ओन नहीं करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर पब्लिक टू इंटरैक्ट विथ, टू रीड, टू एनालाइज एंड टू लुक एट। That being one of our biggest milestones, I would say, is Sugamya Yatra. कर्नाटका में सबसे ज्यादा इसका रिस्पॉन्स आया, और कर्नाटका, सिर्फ कर्नाटका में हमारे 1,70,000 से ज्यादा लोकेशंस ऑडिट हुए हैं। ऐसी ऐसी जगह हमारे लोकेशंस आए हैं जहां गूगल मैप भी फॉल्टर कर रहा था। सो आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट माइलस्टोन्स व्हिच वी एज द सेक्टर, एज द स्टेट, आई थिंक वी आर प्राउड ऑफ इज द सुगम्य यात्रा एंड द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट वी गॉट। ऑडिट तो हो गए, लेकिन उनमें से किनके ऊपर बाद में काम हुआ जो एक्सेसिबल बनाने की ओर भी बढ़ाए गए, रेट्रोफिटिंग करवाई गई,
बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने दानिश जी, और ये सवाल हम खुद भी पूछते हैं हर दिन कि अब इतने डेटा का हम अब क्या करने वाले हैं। तो कर्नाटका में हमने ये डेटा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ हमने शेयर करा है, उनके साथ हमने इस पे बहुत काम करा है। डिस्ट्रिक्ट वाइज हर डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी ऑफिसर को हमने ये डेटा दिया है, उनके पास बजटरी एलोकेशंस की प्रपोजल्स दिए हैं हमने कि ये पूरी जो लोकेशंस हैं कर्नाटका की, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी, उनमें अगर हमें अब रेट्रोफिटिंग करनी है तो इसका क्या एक्शन प्लान है। सो डिवाइडेड बाय डिस्ट्रिक्ट एंड ताल्लुक वी हैव बीन सबमिटिंग दीज रिपोर्ट्स टू द गवर्नमेंट consistently for the past 6 months, telling them, okay, this is what needs to be done. And we are closely working with the government offices in Karnataka to make sure that these changes are into their action plan going forward. आपको लगता है कि 6 महीने आपको हो गए तो किस तरह का फीडबैक लोगों से आएगा, या फिर हम वो गाना गाते रहेंगे, वी शैल ओवरकम वन डे? I think, Danish, this is a very large scale problem which needs a large scale solution. And I think जो yes to access ने करा है वो step 1 था कि अगर कल को हम बोलें कि आप अरे कर्नाटका में आप मान लीजिए बेलगाम एक्सेसिबल नहीं है, तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए पहले हमारे पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता था कि हाँ हाँ मालूम है, हाँ ठीक है यहाँ रैंप नहीं है, या फिर हाँ यहाँ लिफ्ट नहीं है, बट देयर वाज नो डेटा टू support these statements. So now the first point of any kind of work, any kind of change that one wants to see is data. अब हमारे पास वो डेटा है बोलने के लिए कि आपके 100 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में से 70 में रैंप नहीं है. Any kind of change that we want to initiate as a non-governmental organization, as a society, as a community, has to be based on data. And I think that is the first step that we've tried to overcome at this point. Of course, now up to मतलब क्या बोल देंगे, journey has just started. I think this was just the preparation. अब असली काम शुरू होगा जहां हम ये डेटा लेंगे, और ना ही सिर्फ एपीडी. We encourage everyone to use the data, to take data from the app, use it for their own advocacy purposes, use it for their own journeys and their own voices. That is what we want to do. And as you said, this is not something कि हम होंगे कामयाब किसी दिन. This is the preparation that we have done, and this is where we are now looking at in terms of going forward. So this was step 1. अब तो काम शुरू हुआ है. राइट. अब आते हैं दोबारा एग्जीबिशन पे. क्या वहां पे कोई एंट्री चार्जेस हैं? एक दूसरा, कुछ लोगों की क्वेरीज आ रही हैं, क्या उनको भी स्टॉल मिल सकते हैं जब वो अब इस बार के लिए पूरा हो गया है सिस्टम? तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, और रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है? जी, तो रजिस्ट्रेशन 2 तरह से हो सकता है दानिश जी. इट इज वॉक इन ऑल्सो. यू कैन जस्ट शो अप एट द वेन्यू. देयर इज नो रजिस्ट्रेशन फीस. वी आर नॉट चार्जिंग फॉर एनीथिंग. एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज ऑल्सो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. हम चाहते हैं लोग आके हमसे इंगेज करें, हमसे बात करें, हमारे साथ कोलैबोरेट करें, which is why we want to involve as many people as possible. Registration, as I said, on the spot भी हो सकता है. Google फॉर्म की लिंक भी है, उसमें भी लिंक पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं. अगर आपको लिंक नहीं मिला, हमारी वेबसाइट पे जाके भी आप लिंक एक्सेस कर सकते हैं. yes to access .in वेबसाइट का नाम है. Stalls, as far as stalls are concerned, at this point हमने इस एग्जीबिशन में दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को साथ में रख के एग्जीबिशन प्लान नहीं करी है, बिकॉज वी वांटेड टू सी दी हाउ पीपल आर एबल टू इंटरैक्ट विद अस, एंड वी वांटेड टू शोकेस द वर्क दैट has been going on together. So maybe in the next iterations आगे जाके अगर हम साथ में, अगर हमें रिस्पॉन्स मिलता है, इंटरेस्ट आता है लोगों का, we would be more than happy to do this in a collaborative way. तो हमारे वेबसाइट पे आप प्लीज reach out to us. We will keep that in mind, and if we do these in other cities, we will be more than happy to work with other organizations who also want to put up stalls. तो लिसनर्स, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा. अगर आप दिल्ली या बेंगलोर में हैं तो बिल्कुल जाइए, विजिट कीजिए, आपको मजा आएगा. भूमिका जी, अभी आपने कहा कि इट इज नॉट ओपन फॉर द अदर ऑर्गेनाइजेशंस, और आपके इवेंट का नाम है सर्कल ऑफ कोलैबोरेशन. यू योरसेल्फ इज कॉन्ट्रोडिक्टिंग दैट. तो देखिए दानिश जी, सर्कल ऑफ कोलैबोरेशंस इज अ वे फॉर अस टू
showcase what others have been able to do with us. At this point in time, whether right now we do not have the bandwidth to coordinate and support other stalls, and be able to present their work at our exhibition at this point. As I said, a lot of the things जो हम कर रहे हैं हम पहली बार कर रहे हैं, और आपने जैसे फीडबैक दिया लास्ट टाइम कि आप कहीं विजिबल नहीं हैं, ये भी हम आपसे ही सीखेंगे अभी और फीडबैक लेंगे कि अगली बार हम और ऑर्गेनाइजेशंस को भी इन्वॉल्व करेंगे. As I said, everything we're doing is learning. We're learning from the best and open to feedback. So we will take this up in the next exhibition. Danish ji, I expect you also to come up with something to show everybody as well. डेफिनेटली. हमने गैड में भूमिका जी बहुत बात की डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की, क्योंकि यस टू एक्सेस बिल्ट इन्वायरमेंट में काफी पॉपुलर है, काफी ऑडिट आपने एक नंबर भी दिया. अब आपसे थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ. लोग कहते हैं कि इस चेन के होटल्स बहुत एक्सेसिबल हैं, फिर लोग कहते हैं कि हम उस होटल्स में गए, जो लोग थे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, वो कहते हैं बहुत गड़बड़ है, सिर्फ पेपर पे है. फिर पोर्टेबल रैंप्स की बहुत बात हुई इस देश में, लेकिन फिर मुझे जो व्हीलचेयर पे हमारे दोस्त हैं उन्होंने बताया कि जब हम जाते हैं वो पोर्टेबल रैंप दिखता ही नहीं है, वो सफाई के लिए उठा के साइड में रखते हैं, दोबारा लगाते ही नहीं. फिर मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्टेशन के हाल हमें पता है, पब्लिक प्लेसेस आज भी एक्सेसिबल नहीं है. सबसे बड़े गैप्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है दानिश जी, क्योंकि कंप्लायंस के लिए लोग एक रैंप कोने में कहीं लगा देते हैं और बोलते हैं हाँ बिल्कुल हमारे पास रैंप है, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम. एंड आई थिंक द बिगेस्ट गैप इज इन सेंसिटाइजेशन. द बिगेस्ट गैप दैट वी हैव, आप चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, आप गवर्नमेंट ऑफिसेज ले लीजिए, even if you have a ramp, the fact that the ramp is in a wrong place or a portable ramp is folded and kept and not used, and the fact that the lift door is too small, these are not infrastructural issues. It is much deeper. These are behavioral, attitudinal and awareness issues. The fact that you are not aware, a building owner does not know what accessibility is, a transportation personnel, a bus conductor does not know how to help a person with disability board the bus. These are the biggest gaps that I have identified. आप किसी से पूछिए, अगर कोई व्यक्ति किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, ठीक है, आप उनको पूछिए आप बस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी बस आ रही है, राइट? अब हमारे बैंगलोर में नम्मा BMTC ऐप है, दिल्ली में दूसरे ऐप्स हैं, मुंबई में दूसरे ऐप्स हैं. If those apps do not give you adequate information on which bus is coming to your stop next, what is the way to identify what kind or what is the route of the bus? If a person, conductors usually खड़े होके चिल्लाते हैं कि यहाँ जा रही है बस, यहाँ जा रही है, but for a person with a hearing impairment, how would they identify what the bus route is unless it is on these digital platforms, unless that information is available in a way that they can take this information, right? So in my eyes, what I have observed is that sensitization and awareness of these issues is the biggest gap. और वो gap जैसे जैसे धीरे धीरे fulfill होगा, we will reach a space where maybe we can have the next round of conversation. मेरी प्रॉब्लम लोगों से नहीं है, गवर्नमेंट से नहीं है. गवर्नमेंट को करना चाहिए, और गवर्नमेंट को तो हम बोलते ही रहते हैं, और सोसाइटी की भी जिम्मेवारी है, वो समझते नहीं है, वो भी एक इशू है. लेकिन मेरी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है अपने सेक्टर से. ये बताएं कि कैसे फिगर आउट करें कि जेन्युइन कमिटमेंट क्या है और टोकनिज्म क्या है. क्योंकि मेरे पास रोज फोन आते हैं लोग, कई बार तो ये कहते हैं सर आप पॉडकास्ट करना बंद कर दो, आप बोलते हो कुछ नहीं होता. ये जो गेस्ट आते हैं और बात भी नहीं करते हमसे, फीडबैक ही लेना नहीं चाहते हैं. एक होटल की आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अभी थोड़े दिनों बाद मैं उनका नाम लेना शुरू करूंगा, अभी थोड़ा सा उनको मैं टाइम दे रहा हूं. तो उस होटल में हम थे और वहां पे 2 रूम थे जो व्हीलचेयर यूजर के लिए थे, बट वो दोनों रूम उन्होंने दूसरे लोगों को दे दिए थे, नॉन डिसेबल्ड को. अब बार बार बोलने के बाद भी जो एक्चुअल यूजर थे, जो एक्चुअल विजिटर थे, उनको नहीं मिले. तो प्रॉब्लम्स बहुत है. अब मुझे ये समझाएं कि हम कैसे फिगर आउट करें कौन से लोग
जेन्युइन कमिटेड है इस कोज के लिए, और कौन से ऐसे लोग हैं सिर्फ टोकनिज्म कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, और दे आर डूइंग अ बिगर डिससर्विस टू द कम्युनिटी? I think that's an exceptional point that you have raised, Danishji. And we often see tokenism more than actual efforts. मुझे जो लगता है सबसे important चीज for people with disabilities to raise their voice. And I think without self-determination, without self-assurance, everything will remain tokenism. For the longest time, हमने देखा है कि gender equality was a very big issue, right? And now I think we can say that we are able to have conversations about gender in a much more open way than earlier. और ये कैसे हुआ? When women started raising their voices, women started speaking up more, right? That is when you are able to cut through the tokenism, you're able to cut through the stereotypes. And I think that is the key in this space as well. जब लोग खुद के लिए सेल्फ एडवोकेसी करना शुरू करेंगे, तब अपने आप टोकनिज्म का जो एक वेल है वो अपने आप उठेगा, और वो अपने आप these kind of barriers will be shattered. That is what I have seen, not just working in the disability space, but generally as a lawyer, as a person working on human rights. I think unless people raise the voice on their own, it will not be heard. मैं चिल्लाता रहता हूँ शोज में भी और प्रोग्राम्स में भी, आपने देखा है मुझे, और प्रोग्राम के एंड में मुझे बोला जाता है ऑर्गेनाइजर द्वारा कि यार इतना ब्लंट मत रहा करो, बहुत मुश्किल हो जाएगी हम लोगों को। तो अगर आप कोई प्रोग्राम करवा रहे हैं और आप अपना ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव नहीं दे रहे हैं सुनने वालों को और गवर्नमेंट को, तो आपको लगता है उसका कोई पॉइंट है? वो तो फिर आपने थैंक यू करना, वो तो कितनी भी करते रहो। और दूसरा, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो समझ आ रही है, आई वांट योर थॉट ऑन दैट, कि हम लोग डिसीजन मेकिंग में नहीं हैं। वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जिसमें मैं एक और सवाल ऐड करता हूं कि हम अब एक अरसा हो गया, 10-15 साल हो गए हमें बोलते कि जो एक्सेसिबिलिटी है वो आफ्टर थॉट नहीं होनी चाहिए, बिगिनिंग से इंकॉर्पोरेट करना चाहिए। लेकिन आज भी हम रेट्रोफिटिंग की ओर है, और अनफॉर्चुनेटली इन स्पाइट ऑफ ऑल द पॉलिसीज, जो नई बिल्डिंग्स आ रही हैं वहां आज भी एक्सेसिबिलिटी आफ्टर थॉट ही है, बिगिनिंग में इनकॉर्पोरेट नहीं हो रही है। क्या आपको लगता है कि डिसीजन मेकिंग वाला इशू कितना बड़ा है, और क्या आपको लगता है कि एक्सेसिबिलिटी अब आफ्टर थॉट नहीं रही? मे बी यू हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव। I think accessibility, by the nature of it, is so cross-cutting that decision making should not be only limited to issues of accessibility. अगर आप education की बात करें, जो आपकी NEP पॉलिसी बनी, उसमें कितने लोग थे जो स्पेशल एजुकेटर्स थे? उसमें कितने लोग थे जिन्होंने इंक्लूसिव एजुकेशन पे काम किया है? अगर आप वो पर्सपेक्टिव नहीं लाएंगे तो वो इन्फोर्स नहीं होगा। And this applies not just to accessibility or built infrastructure, but everything. Which is why, जो मैंने आपको पहले बोला, 6 जून के कार्यक्रम में भी हमारे पास एसोसिएशन ऑफ डिजाइनर्स ऑफ इंडिया से रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम डिजाइनर्स के साथ काम करें, कोडर्स के साथ काम करें, बिल्डर्स के साथ काम करें, तब जाके ही accessibility, inclusion जैसी terminologies will not remain only terminologies, but actually become things that are actionable by people. और आपने बिल्कुल सही कहा पहले भी कि ये ऐसे तरह के platforms are not just there for everyone to come say thank you to each other and leave. They are places for people to interact. They are places for people to come raise their voice, talk about what they are doing, raise issues so that people are heard. Young people, dynamic people who need more, support, who need more gravitas in their work. That is what we are trying to do. And I think the whole sector needs to come together for that. सिर्फ APD या सिर्फ रेडियो उड़ान या सिर्फ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ये नहीं कर सकती हैं। हम सबको मिलके we have to address that. Why are we not on certain government bodies? And even if they are related to disability or not, that's besides the point. Only when we are looking at, say, a commission or a committee which is set up or a board which is set up, which is not related to disability directly, only when you have representation there can you even look at inclusion from a neutral, from a
universal standpoint. So I think you're absolutely right. We need to have representation of people with disabilities. Unless and until we have that, there is no point of making 100 policies which deal with accessibility. मैं एक तो आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं। पिछले 15 सालों में मैं जब से हूं इस सेक्टर में, मैंने देखा है बहुत सारे इनिशिएटिव आते हैं और डाई डाउन हो जाते हैं, मर जाते हैं। बहुत ही इंथू के साथ शुरू किए जाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि यस टू एक्सेस को लेके आप जितना सीरियस हैं और लगातार इसमें लेटेस्ट अपडेट्स कर रहे हैं और इसको आगे आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच दानिश जी। दो सवाल हैं, एक, इन दो इवेंट से आप क्या अचीव करने वाले हैं, और दूसरा, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है एक्सेसिबिलिटी पर ज्यादा किस सेक्टर को काम करने की जरूरत है, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, एजुकेशन या सिविल सोसाइटी? तो इस इवेंट से हम क्या करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे इस जर्नी में जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, हम उनको पब्लिकली एक्नॉलेज करना चाहते हैं, और आगे बढ़कर हम जो आगे जाके और जिन लोगों के साथ हम काम करना चाहते हैं, हमें we want to show them the value, the importance and the success that collaborations bring to any initiative. And as you said, Yes to Access, the way why it has not died down is because it is not run by only APD. It is run by people. That is why it has not died down, and that is the strength and the power that we want to showcase and highlight through these events. Secondly, आपने जो पूछा कि कौन से सेक्टर को ज्यादा काम करना जरूरी है, आई थिंक सबको साथ में काम करना जरूरी है। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर सकता, सिर्फ प्राइवेट पार्टीज नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज आर नॉट कंड्यूसिव फॉर प्राइवेट पार्टीज, कॉर्पोरेट्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू अप्लाई, इट विल नॉट वर्क। अनलेस the organizations are not ready to comply to the government norms, it will not work. I think it has to go hand in hand. It has to happen together. It cannot happen in isolation, which unfortunately is what happens usually in our sector. So why should people join Circle of Collaboration? What is your message? People should join Circle of Collaboration because it is about you. It is not about us. It is about you. It is about your voice. It is about what you have done. It is about what you can do. It is about everybody in the country. That is why you should join and visit us and see how we can work together. बिल्कुल, थैंक यू सो मच भूमिका जी हमसे बात करने के लिए। इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू, और उम्मीद यही है कि आपके दोनों इवेंट सुपर डुपर हिट रहेंगे और लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा इन इवेंट्स का। एग्जीबिशन से नए आइडियाज आएंगे और आप लोग, जैसे आपने कहा, आगे और कोलैबोरेशंस के लिए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। Thank you so much, Danish ji. Thank you. तो लिसनर्स, बात की आज हमने एडवोकेट भूमिका जी से, जो एपीडी से हैं, जिन्होंने 6 और 13 तारीख के इवेंट्स के बारे में बताया। सर्कल ऑफ कोलैबोरेशन एग्जीबिशंस हैं, बहुत फन होने वाला है और ऑफ कोर्स बहुत नॉलेजेबल सेशंस भी होने वाले हैं। अगर आप दिल्ली या बेंगलोर में हैं, विजिट कीजिए। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, और अपना फीडबैक शेयर कीजिए। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो राना फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। सुबह के 8 बजे सुरेश उठ गया। ब्रश चेक, शॉवर चेक, ब्रेकफास्ट चेक, फेवरेट शर्ट चेक, आज का प्लान डबल चेक। सुरेश निकला घर से, मूड मस्त, एनर्जी फुल। बस आ गई पर रैंप नहीं आया। ऑफिस पहुंचा, लिफ्ट है पर एक्सेसिबल नहीं। कैफे मिला पर एंट्री थोड़ी मुश्किल। सुरेश हंसता है और कहता है यार मैं तो रेडी हूँ, पर क्या ये शहर रेडी है? और इसी सवाल से शुरू हुआ यस टू एक्सेस, एक सिटीजन लेड इनिशिएटिव जहां लोग पब्लिक स्पेसेस की एक्सेसिबिलिटी को मैप करते हैं ताकि हर जगह ज्यादा इंक्लूसिव बन सके। और अब द एसोसिएशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी आपको आमंत्रित करता है सर्कल ऑफ कोलैबोरेशन में एक एग्जीबिशन और डायलॉग प्लेटफॉर्म, जहां पॉलिसी मेकर्स, एक्सेसिबिलिटी एडवोकेट्स, इनोवेटर्स और कम्युनिटीज मिलकर एक्सेसिबिलिटीज के फ्यूचर पर बात करेंगे, नए आइडियाज शेयर करेंगे और इंक्लूसिव इंडिया के लिए
पार्टनरशिप्स को मजबूत बनाएंगे। एग्जीबिशन आयोजित की जा रही है द 6th of June 2026 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में सुबह 10 बजे से और 13th of June 2026 को बेंगलोर इंटरनेशनल सेंटर सांची गैलरी में सुबह 10 बजे से। तो चाहे आप दिल्ली में हो या बेंगलुरु में, एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूजन को लेकर हो रही कुछ सबसे महत्वपूर्ण कन्वर्सेशंस का हिस्सा जरूर बनिए। नए आइडियाज, यस, नए कोलैबोरेशंस, यस, एक ज्यादा एक्सेसिबल भारत, बिग यस। रजिस्टर करने के लिए आज ही विजिट कीजिए www.yes2access.com। किसी भी प्रश्न के लिए APD से संपर्क करें 9036032492 पर और सर्कल ऑफ कोलैबोरेशन का हिस्सा बनिए। APD प्रेजेंट्स सर्कल ऑफ कोलैबोरेशन, क्योंकि जब हम साथ आते हैं एक्सेसिबिलिटी भी आगे बढ़ती है और अपॉर्चुनिटीज भी मिलते हैं वहाँ। आपका 1 मिनट किसी की जिंदगी बदल सकता है। रेडियो उड़ान पेश करता है 1 मिनट रील कंपटीशन 1 मिनट मैटर्स। आप UDID कार्ड पर रील बना सकते हैं या RPWD एक्ट के किसी सेक्शन पर या कोई ऐसी एक्सेसिबिलिटी टिप जिसने आपकी जिंदगी बदल दी हो। अब आप रील से रियल हीरो बन सकते हैं। आपकी रील हिंदी या इंग्लिश में होनी चाहिए, वीडियो फॉर्मेट में हो और 1 मिनट से ज्यादा ना हो। लास्ट डेट है 30th of June 2026। विनर्स को दिए जाएंगे धमाकेदार प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज होगा 5000 रुपीज, सेकेंड प्राइज 3000 रुपीज, थर्ड प्राइज 2000 रुपीज, फोर्थ एंड फिफ्थ प्राइज 1000 रुपीज। रजिस्टर करने के लिए आज ही विजिट करें www.radioudan.com। For more info, email us at udanempowermenttrust@gmail.com।